हमारा पासपोर्ट का रैंकिंग क्या है बता दे वे लोग, हमारा रुपया कहाँ है बता दे वे लोग, कितनी फैक्ट्रियां हमारे यहाँ खुली बता दे वे लोग, कितने रोजगार हमको मिले बता दे वे लोग। ये सब चीजें हैं। 50-55 लाख करोड़ का कर्ज था और अभी 2.25 लाख करोड़ रुपए के कर्जा में भारत चला गया है। इस पर भी बात होनी चाहिए, इस पर भी चर्चा होना चाहिए। सिर्फ बात करने से नहीं होता है। आने वाली पीढ़ी हमारी क्या करेगी भाई? 2047 हम देखेंगे क्या? 2047 हम देख पाएंगे क्या? कि ये मुझे बताइए कि अगर कांग्रेस लक्ष्य विहीनता की स्थिति में है, अब केरल में भी सरकार बनने वाली है और केरल में भी सरकार बनने के बाद कांग्रेस के पास भी कम से कम 2 से 3 स्टेट तो हो ही जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस कोई ऐसा अमूलचूल परिवर्तन करके देश में 2029 के चुनाव के लक्ष्य को निर्धारित करके, मैं ये नहीं कही नहीं रहा हूं कि 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है या पंजाब में जो होने वाला है। पंजाब की भी लड़ाई कांग्रेस के लिए बड़ी पड़ सकती है, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी वहां से सरकी तो कांग्रेस का ही एक रास्ता है, फिर बीजेपी अगर वहां घुस गई तो कैसे ये लोग बचेंगे? इनके पास कोई ऐसा है लक्ष्य, कोई ऐसा निर्धारित तरीका है? देखिए, कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता की बात कर करके आगे बढ़ी है और तभी उसने शासन किया और देश को चीजों को दिया। विगत 12 वर्षों की अगर बात, लेकिन अब तो वो बेईमानी हो गया। नहीं, वो तो कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। कुमार विश्वास की बात को कहें तो उनकी बात को अगर चेक करें कि भाई आज 18 साल का बच्चा गांधी को गाली देता है, ये गांधी वो जो नंग धड़ंग चले गए थे, तो अब तो अभी तो गाली देने का प्रचलन है, किसी को कुछ भी बोला जा सकता है। अब निशिकांत दुबे बिजू पटनायक को गाली दे देते, उनको पता ही नहीं कि बिजू पटनायक ने देश के लिए क्या किया। वो किस तरह से हवाई जहाज उड़ा करके ले जाते थे और जाते थे, लड़ाई लड़े। निशिकांत दुबे का तो पूरा परिवार उठा के ले लीजिएगा तो कोई लड़ाई नहीं लड़ा होगा, जहां तक मुझे जानकारी है। तभी एक प्रचलन चल निकला है, अभी एक प्रचलन चल निकला है, किसी को बेइज्जत कर दो, किसी को कुछ कर दो। तो ये मैंने खास करके, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक अभी एक धारा ही चल निकला है कि कुछ भी बोल दो। गाली देने के लिए तो तुरंत नेहरू को गाली दे देता है लोग। उठा करके देख लीजिए, उस जब हम आजाद हुए, हमारे पास एक सुई बनाने के लिए जगह नहीं था। उस वक्त उन्होंने गुट निरपेक्ष देश बनाया और देश बना के रसिया से दोस्ती की। वो दोस्ती आज तक निभा रही है। अभी के दिन में आप देख लीजिए, बता दीजिए कि किससे हमारी दोस्ती अच्छी है और कौन कंट्री हमको ज्यादा मदद कर पा रहा है। तो ये सब कहने की बात है, ये सब हो जाता है और लोग कहते हैं। दूसरी चीज क्या है, अभी जो बातें हो रही थी कांग्रेस को लेकर के, तो ये देश जो है अभी चल निकला है, सब आपने ठीक कहा। हिंदू के हिसाब से हम भी हिंदू हैं, हम भी पूजा करते हैं, चाहे जिसकी भी पूजा करें, लेकिन राष्ट्र का विकास, भारत का विकास तभी हो सकता है जब हम सब मिल करके करें। तब तो कलाम साहब जैसे लोग को राष्ट्रपति बनाया गया, फखरुद्दीन अली अहमद को बनाया गया। आप लड़ाई के मैदान, जंगे मैदान में भी देखें तो लोगों कैसे कैसे लड़े। हमारी चाइना की लड़ाई में वीर उस्मानी ने 4 टन सोना दिए, बैंक ऑफ हैदराबाद दिया उन्होंने। चाइना की लड़ाई में 2 ही आदमी ने मदद किया, एक दरभंगा महाराज और एक वीर उस्मानी। उस वक्त भी वो सोचते कि भाई मैं क्यों करूं, कैसे करूं। तो मैं उस विचारधारा से हूं कि भाई सब लोग को आखिर अब भगाएंगे कहाँ? एक बात तो तय हो कि भाई कहाँ जाएंगे। मान लीजिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात होती है, तो ये सिख कहाँ जाएंगे, ये ईसाई कहाँ जाएंगे, ये मुस्लिम कहाँ जाएंगे? इनके लिए कोई ब्लूप्रिंट है क्या? अगर ब्लूप्रिंट है तो जाएंगे कहाँ? मान लीजिए बांग्लादेशी की बात होती है, तो झारखंड चुनाव था तब बांग्लादेशी बहुत ज्यादा हो गए थे, आजकल मामला ठप हो गया है। दिल्ली में बांग्लादेशी थे, मामला ठप हो गया है। इन बांग्लादेशियों का आखिर होगा क्या? जबकि आप उठा करके देखेंगे तो पश्चिम बंगाल का कई ऐसा गांव है, कई ऐसा शहर है कि अगर ड्राइंग रूम है भारत में तो उसका जो पीछे बेडरूम है वो बांग्लादेश के सीमा में सटा हुआ है। इन सब चीजों पर काम करने की जरूरत है और ये आपसी भाईचारा को बिगाड़ने से विकास बाधित हो रहा है हमारे ख्याल से, जिसका नतीजा है कि काम कर गया है सर, लग रहा है तो काम कर गया। ठीक है, उस पैठिया मुद्दा काम किया तो उसका निदान क्या है? ये भी तो कहीं 15 लाख की तरह बतौलेबाजी नहीं है, इस पर भी तो हमको ध्यान देने की जरूरत है।
जनता को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अभी तो 15 लाख की तरफ बतौलेबाजी नहीं हो जा रहा। मैं तो बोल रहा हूँ कि बांग्लादेशी तो दिल्ली में भी थे, कहाँ मामला पड़ा हुआ है, थोड़ा बता दिया जाए। तो ये सब चीजें टोटल है। मैं भी राष्ट्र के लिए समर्पित हूँ, राष्ट्र की ही बात करता हूँ, राष्ट्र के लिए हूँ। लेकिन इन सब चीजों को चुनाव में ले आ करके एक नया अध्याय खोला जा रहा है, नई बातें हो रही हैं। बांग्लादेशी आए कैसे, उस पर भी तो विचार करने की जरूरत है। इतनी वैचारिक बातें हो रही है सर आपसे, नहीं इतनी वैचारिक बातें हो रही है। 1971 में सुन लीजिए, 1971 में जब पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ और बांग्लादेश जब अलग हुआ तो वहां भगदड़ मच गया। तमाम लोग भाग करके भारत आने लगे। भारत आने लगे तो घुसने लगे त्रिपुरा, आसाम और ये क्या बोलते हैं बंगाल, ये सब जगह घुसने लगे लोग। तो यहाँ बीएसएफ हमारी जो सेना थी उसको रोकी, नहीं आने दी। लेकिन उस वक्त के विपक्षी पार्टी के लोग अड़ गए कि नहीं, चकमा आ रहे हैं, चकमा हमारे हिंदू हैं और वो आएंगे। तो चकमा के भेष में तमाम लोग घुस गए, उस पर तो कोई चर्चा नहीं करता। आप खुद बताइए कि 1971 में जब इंदिरा गांधी पूरे विश्व को बता दी कि अब भारत गुलाम नहीं रहा, लड़ करके और अमेरिका को पटखनी, अमेरिका को आंख में आंख डाल करके बात किया और अमेरिका का एक कहना नहीं माना, तो क्या 1974 में उसके अगेंस्ट आंदोलन होना चाहिए? और वो आंदोलन हुआ तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, ये भी तो लोगों को तय करना चाहिए कि भाई उसका रिजल्ट क्या हुआ। 27 महीने चली सरकार और प्रधानमंत्री बनाया गया किसको, जो कि जाके पाकिस्तान की तारीफ किया, मोरारजी देसाई, और उनको और नवाजा गया। और वो किसके सहयोग से बने, इस पर भी अध्ययन और मनन करने की जरूरत है। कुछ ज्यादा बोलने से ऐसे नहीं होता है। और भारत का विकास सबको मिल करके ही हो पाएगा, अकेले नहीं हो पाएगा। कहाँ बताएं लोग, किस क्षेत्र में हम आगे जा रहे हैं, हमारा पासपोर्ट का रैंकिंग क्या है बता दे वे लोग, हमारा रुपया कहाँ है बता दे वे लोग, कितनी फैक्ट्रियां हमारे यहाँ खुली बता दे वे लोग, कितने रोजगार हमको मिले बता दे वे लोग। ये सब चीजें हैं। 50-55 लाख करोड़ का कर्ज था और अभी 2.25 लाख करोड़ रुपए के कर्जा में भारत चला गया है। इस पर भी बात होनी चाहिए, इस पर भी चर्चा होना चाहिए। सिर्फ बात करने से नहीं होता है। आने वाली पीढ़ी हमारी क्या करेगी भाई? 2047 हम देखेंगे क्या? 2047 हम देख पाएंगे क्या? ये इंदिरा गांधी ने तय किया था सन 74 में कि सबको स्वास्थ्य, सबको शिक्षा और सबको सड़क, सन 2000 में। लेकिन 15 साल सरकार गिराव उठाओ का खेला चलते रहा तो 2025 गया। अब 2025 के बाद 2047 हो गया है। इस पर भी मनन होनी चाहिए। तो अभी की जो स्थिति चल रही है, चाहे कोई पार्टी हो, ऐसा थोड़ा ना है कि मुफ्तखोरी बस के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि हाँ भाई 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रही है, आयुष्मान दे रही है। इसमें कांग्रेस भी शामिल है, इसमें जेएमएम महागठबंधन के तमाम लोग शामिल है। और ये इसको रोकने की जरूरत है। ये मुफ्तखोरी से देश कमजोर हो रहा है, हमारे ऊपर कर्ज बढ़ रहे हैं। आखिर ये कर्ज भरे कैसे जाएंगे, इसकी भी तो एक योजना होनी चाहिए कि हाँ भाई हम लोग ही, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी लोन लेते हैं, कोई भी, आप भी गाड़ी लोन लेते हैं, घर लोन लेते हैं, तो इसका एक आका माना गया है कि हाँ भाई इतने पैसे आएंगे तो इतने पैसे को हम लोग लोन में कट करेंगे। तो क्या हमारे पास वैसी आमदनी हो रही है कि ये 2,25,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज लिए हैं, इस कर्ज को हम भरेंगे कैसे? इस पर कोई बात हो रही है क्या? सीएसआर के पैसे भी डाइवर्ट हो चुके हैं, सीएसआर के में भी बहुत ठोस काम नहीं हो पा रहा है, उसमें भी सीएसआर में भी डेवलपमेंट रुका हुआ है। तो मेरे ख्याल से, मेरे विचार से मंथन सबकी होनी चाहिए और जनता जैसे जैसे पढ़ रही है उसको इस पर मनन करने की जरूरत है। साउथ की बात अगर आप कर रहे हैं आप लोग, तो साउथ में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत हिसाब से लोग चीजों को समझते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं, उस पर बातचीत करते हैं। अब उधर देखिए कि पॉपुलेशन को लेकर के जो झंझट चल रहा था, उधर बर्थ कंट्रोल को लोगों ने अपना लिया। इधर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, बंगाल, असम, यहाँ बर्थ कंट्रोल को लोगों ने नहीं अपनाया। लोग नहीं समझ पाए कि यहाँ बर्थ कंट्रोल अपनाने से देश को कितना लाभ होगा। बर्थ कंट्रोल चाइना अपनाया 1977-78 में, जिस बर्थ कंट्रोल के लिए सरकार बदल दी गई, उस बर्थ कंट्रोल को रोका गया। वो बर्थ कंट्रोल अगर आज हम अपनाए रहते तो आज हमारे यहाँ भी बेरोजगारी पर नकेल दिया गया रहता। छोटा सा ईरान की बात करें, 99% महिलाएं वहां शिक्षित हैं। हमारे यहाँ शिक्षा का क्या हिसाब किताब है? तो जिस तरह से
हिंदू और हिंदुत्व की बात हो रही है या जात पात धर्म का बात हो रहा है, मैं इनमें विश्वास नहीं करता, ना इस विचार से सहमत रहता हूँ। उस तरह से हमारे यहाँ शिक्षा की बात होनी चाहिए। मैं छोटा उदाहरण दे रहा हूँ, झारखंड की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ लगभग 93,000 शिक्षकों की जरूरत है। आप सोच लीजिए, 9 कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ एक शिक्षक पर चल रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे जरूरी शिक्षा है। भगवान को तो प्रणाम करेंगे ही, तो हम लोग तो बचपन से पढ़े हैं, सुबह उठो रगड़ लगाओ भगवान को शीश झुकाओ, ये तो सुबह से पढ़े हैं, चाहे कोई धर्म हो। मान लीजिए कि फ्राइडे होता है, मुस्लिम लोग जाते हैं, हिंदू लोग भी मंगलवार को प्रणाम करने जाते हैं, ईसाई लोग भी संडे को जाते हैं, तो सब लोग जाते हैं। हम लोग तो पूरी तरह से पूरा हिंदुस्तानी समर्पित है प्रभु के चरण में। चाहे गांधी ने भी कहा है अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, तो वो तो गांधी ने भी कहा है, उसको भी सब लोग मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। तो हमारे ख्याल से जैसे जैसे हम शिक्षित होंगे, हम आगे बढ़ेंगे, तो इस भारत को कुछ मिलेगा। बस खाली एक पहिया अगर पकड़ कर करके चले, सिर्फ धर्म धर्म धर्म, तो थोड़ा सा ये अंधविश्वास की तरफ ज्यादा चला जाता है। प्रभु भी कहते हैं कि भाई तुम कर्म करो, उसके बाद हमारे शरण में आओ। उठा करके देखे इतिहास, मुगल सबसे ज्यादा हमला कहाँ किए? मंदिर पर किए। हमारे पूर्वज ये सोचते थे कि भगवान के यहाँ अगर हम सोना चांदी रख देंगे तो वो नहीं लूट पाएंगे, लेकिन वो लोग लूट करके चले जाते थे। इतने वो लोग बदतमीज थे मुगल लोग। लेकिन हाँ, हमारी हमारी शक्तियां, उस वक्त भी हम लोग भगवान को प्रणाम करते थे, आज भी प्रभु को प्रणाम करते हैं। किसी भी एक तो एक एक न एक तरफ सुकून के लिए, शांति के लिए, बेचैन मन को ठंडा करने के लिए किसी किसी के चरण में शरण में तो जाना ही है। तो हम लोग प्रभु के चरण शरण में रहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी की बात अगर करें तो ये बातें दिखाई देती हैं। रिजल्ट से सर, और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।